Hey guys, we're on chapter number 7 now. The last chapter of today. और आज आप घर जाने के बाद करोगे चैप्टर नंबर 2 and 4. विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन. कल सवेरे से क्या करना है मैंने आपको समझा दिया है. और अगर आपको अभी भी फिर से बोलना चाहूंगा, YouTube पे वो आधे घंटे का लेक्चर जो आपको देखना जरूरी है, जिसमें मैंने समझाया पेपर कैसे लिखना है. जिस तरह से मैं ये इसका के लेक्चर डालता हूं, उसी तरह से मैंने लॉ के रिविजन लेक्चर्स भी डाले हैं और उसी तरह से लॉ के अमेंडमेंट लेक्चर्स भी डाले. और जिस ढंग से मैं इसका पढ़ा रहा हूं, उससे भी अच्छा मैं लॉ पढ़ाता हूं. तो जरूर अपने जूनियर्स को रिकमेंड करिए कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं. थैंक यू वेरी मच. आइए, धंधे की बात कर रहा था. आइए बच्चों, अब मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों आपके साथ में साइबर फोरेंसिक डिपार्टमेंट. आप सभी जानते हो, इधर देखो मेरे पास. साइबर फोरेंसिक डिपार्टमेंट एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है. इसमें क्या लिखा है, अगर मान लीजिए मेरे साथ में साइबर में कुछ फ्रॉड हुआ या थ्रेट हुआ, मेरे अकाउंट से 50 लाख रुपए किसने गायब कर दिए, अब मैं रहूंगा. अब जब दोस्तों मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट मुझे धक्के मार के बाहर निकालेगा. चल, कोर्ट बोलेगा ये तो तूने ही निकाले होंगे, जानबूझ के रोता है. मैंने कहा सर आपकी मम्मी की कसम. बोले आप तो इसको पहले निकालो यहां से. सोचिए, आप मेरे पास में पुख्ता सबूत होना चाहिए जिसके बुनियाद पर आई कैन फाइल अ कंप्लेन इन द कोर्ट ऑफ लॉ. इसलिए भाई और बहनों, क्या साइबर फोरेंसिक डिपार्टमेंट कहता है जो तो पुख्ता सबूत जमा नहीं कर पाया तो क्या हुआ. मेरे पास में ऐसे साइंटिफिक टूल है, ऐसे स्टैटिस्टिकल टूल है. बाय यूजिंग सच टूल, दिस साइबर फोरेंसिक डिपार्टमेंट विल गैदर ऑल द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस विच वी वर नॉट एबल टू गैदर. And then all these evidences will be given to the user and to the person who has suffered, and that person can file a complaint in the court of law. I hope you're getting this. इसका ही मतलब था साइबर फोरेंसिक डिपार्टमेंट. अगला सवाल ये आपके सामने. आपको तो इस चैप्टर में 3 बच्चे हुए हैं. एक साइबर लॉ हुआ है, एक स्टैंडर्ड हुआ है और एक ऑडिट. इस चैप्टर में सिर्फ 3 ही बच्चे, एक साइबर लॉ, एक ऑडिट और एक स्टैंडर्ड. दैट्स ऑल. सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड्स में आऊंगा. स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड है जब भी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट सिस्टम ऑडिट करता है तो उनके पास में इन 3 स्टैंडर्ड्स का नॉलेज होना जरूरी है. सबसे पहला स्टैंडर्ड एसए 402. एसए 402 में लिखा है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन यूजर होती है जो अपने कुछ आउटसोर्स काम करने के लिए अपनी इंफॉर्मेशन को भी शेयर करती है. अब मान लीजिए कोई एक कंपनी है जो बहुत बड़ी इन्फोसिस कंपनी है, वो अपना काम किसी छोटे मोटे आईटी कंपनी से कराती है जब उनको बहुत ज्यादा काम मिलता है. तो जब वो काम आउटसोर्स करेगी तो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विल हैव टू बी शेयर्ड. तो क्या होगा उस केस में, हो सकता है इन्फोसिस के पास में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है पर जिसको आउटसोर्स किया है उसके पास में इतनी ना. तो इसीलिए लिखते हैं आज के बाद में जब सिस्टम ऑडिटर इन्फोसिस का ऑडिट करेगा तो वो जब इन्फोसिस के सिस्टम चेक करेगा, साथ साथ में ही इज रिक्वायर्ड टू चेक द सिस्टम्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. इसी को कहते हैं एसए 402. अब मैं आगे बढ़ूंगा ISO 27001 के साथ में. आप सभी को पता है इस स्टैंडर्ड का बहुत नाम है. जब दुनिया में दोस्तों ISO 27001 नहीं था, किसी को भी नहीं समझता था कि इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी कैसे की जाती है. पीपल वर नॉट हैविंग एडिक्वेट नॉलेज ऑफ व्हाट गिविंग सिक्योरिटी टू आईटी या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन. अगर मैंने आपको ISO के बारे में बोला होगा तो इसका मतलब होता है, ISO का नाम है ISMS, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम. अर्थात ये है, देखो साहब, अगर मान लीजिए मेरे पास में 100-200 लैपटॉप है और मैं आईटी कंपनी हूं या कोई भी कंपनी हूं, मैं बिग बाजार हूं, मेरे पास बहुत सारे लैपटॉप्स है और बहुत सारे कंप्यूटर्स है. मैंने लगा तो दिया, मैं यूज तो करता हूं, बट आई ओनली डोंट नो हाउ टू प्रोटेक्ट दिस. इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं टॉप मैनेजमेंट में ISO की पॉलिसी पढ़ता हूं और मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी पॉलिसी ऐसे लगाता हूं जैसे किसमें लिखी है. सी ISO इज अ बाइबल फॉर द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. कई लोगों को कंफ्यूजन होता है ISO और कोबिट में क्या फर्क है. सी कोबिट का डोमेन बहुत बड़ा है. कोबिट टॉक्स अबाउट आईटी गवर्नेंस इंक्लूडिंग आईटी सिक्योरिटी. मतलब कोबिट को लगाने से आपका आईटी बिजनेस से ट्यून होता है, बिजनेस का वैल्यू बढ़ता है. ISO को लगाने से बिजनेस का वैल्यू बढ़ता नहीं और आईटी बिजनेस से ट्यून होता नहीं है. ISO सिर्फ बोलेगा कि मैं आपका जो लगाया आईटी है उसकी सुरक्षा कैसे होना चाहिए उसकी बात करूंगा. बट कोबिट टॉक्स अबाउट सुरक्षा एज वेल एज व्हाट हाउ टू मेक आईटी इन ट्यून विद बिजनेस. तो मतलब डोमेन की बात करेंगे तो ISO इज वेरी रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली सिक्योरिटी. इट टॉक्स अबाउट, वो सिक्योरिटी का बाइबल है. मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको सिक्योरिटी का जर्रा नॉलेज नहीं है
उन्होंने आईएसओ को पढ़ना और उसको देख देख के सिक्योरिटी पॉलिसी बना देना बस। मतलब if the top management doesn't have adequate knowledge about information security, they should read what ISO 27001 and after reading this document they'll get enough idea that how to implement। इसीलिए आजकल के लोग क्या करते हैं, आईएसओ को पढ़ते हैं और एज इट इज सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आईएसओ 27001 है, इसका मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में 3 चीजें आना अब बहुत आसान है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटीग्रिटी है, अब मतलब 3 चीजें। इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी में 3 चीजें जरूरी है। मतलब जो चीज आपकी ख्वाहिश थी, आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होना चाहिए ऐसा आपको लगता था, वो अपने आप लग जाएगा जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, ऐसा। समझ गया? एक बात मैं पूछूं, आईएसओ के बेनिफिट्स लिखे हुए हैं और आपको ये भी पता होगा आईएसओ का पहले 2005 मॉडल था, अब 2013 मॉडल है। 13 बताओ कौन सा दोनों में से अच्छा है? 2013। कहां पे इवैल्यूएशन के ऊपर बहुत जोर है? 13 में। कौन सा पहले वाले आईएसओ से ट्यून होता है? और कुछ बताएं ना इसके बारे में। पहले था कि प्लान, डू, चेक, ऐड करना कंपलसरी था। 2013 में कहते हैं कि ऐसा करना कंपलसरी नहीं। और कुछ बोलिए। पहले क्या था कि जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा आउटसोर्स होता था, तो आउटसोर्स करने पर क्या सिक्योरिटी होना चाहिए, पहले वाले 2005 वाले आईएसओ में वो लिखा नहीं था। पर जो 2013 का आईएसओ है उसमें वो भी लिखा है कि अगर आपकी कंपनी का इंफॉर्मेशन आउटसोर्स होता है तो उसकी सिक्योरिटी कैसे करना उसके बारे में जानकारी। देखो आईएसओ तो इतना डिटेल में है कि पासवर्ड कैसा होना चाहिए इसके ऊपर भी 2 पेज लिखता है, एक्सेस कंट्रोल कैसे होना चाहिए उसके ऊपर लिखता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फिजिकल सिक्योरिटी, लॉजिकल सिक्योरिटी, मॉनिटरिंग, लीगल कंप्लायंसेस, कोई भी चीज मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में बैकअप हो या ट्रेनिंग हो, कुछ भी पूछना है जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में है, आईएसओ के बारे में उसका पूरा नॉलेज है। पर बताओ जिस ऑर्गेनाइजेशन को आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलता होगा क्या होता होगा? क्या आपको पता नहीं, पब्लिक नजर में वो ऊपर उठता होगा। अगर मैं बोल रहा हूं मैं आईएसओ सर्टिफाइड बैंक हूं तो मेरा मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, मेरा इमेज बढ़ेगा और लोगों का ट्रस्ट और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी। मतलब क्योंकि मैं अब की बार ऐसी सिक्योरिटी कर रहा हूं जैसे दुनिया के सी आईएसओ ने तो दुनिया में 19,500 अलग अलग क्षेत्र में अपने आईएसओ स्टैंडर्ड बनाए, पर उसमें का एक स्टैंडर्ड है 27001। इट टॉक्स ओनली अबाउट द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो दुनिया के तमाम आईटी एक्सपर्ट्स ने मिलकर बनाया हुआ है। मतलब अब की बार आप ऐसा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी करेंगे जैसे दुनिया के तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं। बताओ ऐसा लगाने से फायदा क्या होगा? आपकी रिस्क कम हो जाएगी, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप इंडिपेंडेंटली रिव्यू कर सकते हैं मैं कितना पानी में हूं, और आपकी पहले से जो सिक्योरिटी थी उससे भी आपकी सिक्योरिटी अब की बार ज्यादा हो जाएगी। अगला सवाल यह रहा आपके सामने मित्रों, यह हो गया ऐसे आईएसओ। आईटीएल की बात कर लूंगा। बताओ अच्छा आईटीएल क्या होता है? चलो मैं खत्म कर रहा हूं चैप्टर को, आईटीएल की बात करता हूं। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईटीएल? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, ऐसा इसका नाम है। जब आईटीएल नहीं था तो मेरा आईटीएसएम अच्छा नहीं था। लोग कहते हैं सर कोबिट में और आईटीएल में फर्क क्या है? कोबिट को लगाने से आपका पूरा आईटी गवर्नड होता है और पूरा आईटी अच्छा होता है, पर आईटीएल को लगाने से आपका सिर्फ सर्विस ओरिएंटेड आईटी अच्छा होता है। सर्विस ओरिएंटेड आईटी मतलब क्या? जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आईटी का इस्तेमाल करके सर्विसेज देती है वो सारा आईटी अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल मैं कॉल सेंटर हूं तो मैं आईटी का यूज करके लोगों को सर्विस देता हूं, या मैं जस्ट डायल हूं, आई एम यूजिंग व्हाट आईटी टू प्रोवाइड सर्विसेज। मैं गूगल हूं, आई एम यूजिंग आईटी टू प्रोवाइड सर्विसेज, या कोई भी है जैसे कोई भी आईटी कंपनी है। तो ऑल दिस कंपनीज, जैसे मान लो आईसीआईसीआई बैंक है, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू देयर कस्टमर बाय यूजिंग देयर आईटी वेबसाइट। या फ्लिपकार्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी क्या कर रही है, अपनी वेबसाइट को यूज करके अपने कस्टमर को सर्विस दे रही है। तो दुनिया में आईसीआईसीआई बैंक, एचएसबीसी, बैंक ऑफ अमेरिका या कोई भी इंफोसिस जैसी कंपनी या आईबीएम, ये सारे लोगों ने अपनी सर्विसेज जो कस्टमर को देने के लिए आईटी यूज करते हैं, उस आईटी को इतना अच्छा वो बना पाए बिकॉज ये सारी कंपनियां वैसा आईटीएसएम कर रही है जैसा आईटीआईएल कह रहा है। मतलब अगर मान लीजिए मैं भी कल्चर के अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन लेक्चर डालूंगा, वो बीच बीच में रुक जाएंगे, चलेंगे नहीं, ऑल दैट। पर ये अगर मैं मतलब क्या हो रहा है, मैं आईटी का यूज कर रहा हूं स्टूडेंट की भलाई के लिए, मतलब आई एम यूजिंग आईटी टू प्रोवाइड सर्विसेज टू माय कस्टमर। अब देखो दुनिया में 2 टाइप की आईटी है। एक मेरी ऑर्गेनाइजेशन का लैन है। लैन अच्छा नहीं होगा इससे, क्योंकि लैन का यूज मैं कस्टमर को सर्विस देने के लिए कर रहा हूं। मेरा ऐसा जो भी आईटी जो कस्टमर ओरिएंटेड है, जैसे मेरी वेबसाइट कस्टमर ओरिएंटेड, आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट
तो जो भी टेक्नोलॉजी कस्टमर के भलाई के लिए यूज करते हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाएगी अगर आपने आईटीआई लगाया तो। इसके स्पेसिफिक डोमेन है। कोबिट लगाने से पूरा आईटी अच्छा होता है, और आईटीआई लगाने से सिर्फ कस्टमर ओरिएंटेड, मतलब सर्विस ओरिएंटेड। इसलिए तो नाम लिखते हैं आईटीएसएम। आईटी मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस मैनेजमेंट। सर्विस मतलब आईटी जो सर्विस देता है वो मैनेज हो जाएगा। समझ गए? इसको समझने के लिए एक बात है, पहले दुनिया में 3 वर्जन थे, V1, V2, V3। पहले वर्जन 1 था, वर्जन 2 था, वर्जन 3 चल रहा है, जिसमें 5 किताबें। इसका नाम लाइब्रेरी क्यों रखा है? बोलो लाइब्रेरी क्यों रखा है? लाइब्रेरी, इसमें लाइब्रेरी क्यों रखा है? इसके अंदर 5 किताबें। कितनी? 5 किताबों में क्या लिखा है मालूम है? नहीं, 5 किताबें इसमें। इन 5 किताबों को पढ़ लेंगे ना तो आपका आईटी 1 नंबर हो जाएगा। आपका आईटी बहुत, कौन सा आईटी अच्छा हो जाएगा? नंबर 1। सर्विस स्ट्रैटेजी मतलब आपको क्या समझेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए, आपके आईटी में कौन से फीचर। फॉर एग्जांपल, आपके पास में पहले भी आईटी था, पर वो इतना कस्टमर को खुश करने में कामयाब नहीं था। इसलिए हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? आईटीआई का बुक नंबर 1 पढ़ रहे हैं कि भाई बता मेरे आईटी में ऐसा क्या 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 होना चाहिए। तो वो पढ़ूंगा मैं सर्विस स्ट्रैटेजी से। फिर एक बार वो समझ गया कि मेरे आईटी में क्या क्या होने से कस्टमर खुश होंगे, फिर अब ये सवाल उठता है कि मैं वो कैसे करूंगा। तो इसलिए मैं मॉड्यूल नंबर 2 पढ़ता हूं, सर्विस डिजाइन, जिससे समझता है हाउ। तो फर्स्ट से क्या समझता है? व्हाट। सेकंड से समझता है हाउ। अब आप समझ गया सेकंड से कि ऐसी डिजाइन होना चाहिए। फिर तीसरे में क्या समझेगा? अब मैं ऐसी तो डिजाइन बना लूंगा, पर अब मैं पुराने वाला जो मेरा सिस्टम था, जो आईटी ओरिएंटेड इतना, मतलब जो सर्विस ओरिएंटेड नहीं था, पर उससे सारी चीजें हटाकर मुझे कहां लाना पड़ेगी। हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक के पास में पुरानी वेबसाइट होगी, अब वो इतनी कस्टमर ओरिएंटेड नहीं थी, तो उसको शिफ्ट मार के अब मुझे नई वाली भी जाना है, तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगे, कैसा स्विच ओवर करना पड़ेगा। वो सारी चीजों का फैसला आपको वॉल्यूम बुक नंबर 3 में मिलेगा। फिर 3 में क्या हुआ? आप पुरानी वाली से नई वाली पे चल गए। व्हाट इज पॉइंट नंबर 4? अब जब आपकी नई वाली सिस्टम आ गई, बोलो ना, तो वो कभी कभी चलते चलते स्लो हो गई, या उसमें प्रॉब्लम हो गई, या कस्टमर बोल रहे इसमें ये फीचर्स भी चाहिए, या कस्टमर बोल रहे ये जो फीचर है वो बहुत इनकरेक्ट है। तो ऐसा डे टू डे बेसिस पे जो आपने आईटी लगाया है उसमें कुछ खामियां, कुछ प्रॉब्लम आई, तो उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये पढ़ते हम लोग मॉड्यूल नंबर 4 में। और लास्ट वन में क्या लिखा मालूम है? एक बार आपने जो लगा दिया, अगर उससे भी अच्छा आपको और करना है, आपको और इंप्रूवमेंट्स लाना है। देखो पॉइंट नंबर जो 4 है ना, वो जो एग्जिस्टिंग फीचर्स है उसको मेंटेन करता है, और पॉइंट नंबर 5 उसके लिए नहीं है। वो बोल रहा है अब इसके अलावा अगर आपको नए नए फीचर्स डालना है, कौन से नए एक्टिविटीज डालना है, कौन से नए प्रोग्राम्स डालना है उस सॉफ्टवेयर के अंदर, वो आपको तब समझ में आएगा जब आप 5वां वाला मॉडल पढ़ोगे, इसका नाम है कंटिन्यूअस सर्विस इंप्रूवमेंट। डू यू अंडरस्टैंड? 5 मॉड्यूल के नाम बताओ। सर्विस स्ट्रैटेजी, सर्विस डिजाइन, ट्रांजिशन, ऑपरेशन एंड व्हाट। जी, आपको पता होगा अमेंडमेंट के बाद में इन 5 मॉड्यूल्स में भी बहुत सारे बच्चे पैदा हुए थे। वो सारे बच्चों को ठीक से पढ़ना आपका कर्तव्य, अच्छे से पढ़ना, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले सिर्फ सिलेबस में 5 बच्चे थे, अब आपकी बार जो अमेंडमेंट हुआ है उन 5 बच्चों ने भी अपना कमाल दिखाया है। अब उनका भी अपना फैमिली है, बहुत सारे बच्चे हैं, बातों ही बातों में उनके 10-10 बच्चे हो गए। तो वो सारी चीजें भी आपको करना बहुत जरूरी है। तो ये 5 बच्चे इधर हो गए, आईएसओ भी खत्म हो गया, SF402 भी हो गया, और मेरा साइबर फोरेंसिक भी हो गया। अब मैं पढ़ूंगा आपके साइबर लॉ के ऊपर। चलो बताओ, साइबर लॉ के सेक्शन नंबर 4 से मैं शुरुआत करता हूं। बोलो क्या है साइबर लॉ का सेक्शन नंबर 4? उसके नेक्स्ट पेज पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो साइबर लॉ ही साइबर लॉ है। आज के पहले जिस लॉ में भी लिखा था कि आपका डेटा जो क्रिएट होता है वो फिजिकल फॉर्म में ही होना चाहिए, आज के बाद उसका मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी चलेगा या नहीं चलेगा। अगर मैं इसकी बात करूंगा सेक्शन नंबर 5 की, मैं चालू कर रहा हूं, मैं साइबर लॉ पढ़ा रहा हूं। साइबर लॉ कहता है, ध्यान से सुनना भी, साइबर लॉ क्या कहता है सेक्शन नंबर 5 में? इसके पहले जिन लॉ ने भी कहा था कि आपका जो डेटा है वो फिजिकली साइन होना चाहिए, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉनिक साइन भी रहता भी चलेगा। सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है? अगर आज के पहले लिखा होगा आपका फाइलिंग फिजिकली चलेगा, इसका मतलब आज ये मतलब होता है वो ई फाइलिंग भी करेंगे तो चलेगा, उसका रिप्लाई भी ई फॉर्म में है तो चलेगा, उसका पेमेंट भी ऑनलाइन किया तो भी चलेगा। सेक्शन नंबर 7, रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड करने के लिए पहले जमाने में फिजिकल फॉर्म में ही डेटा को कई सालों तक रिटेन करना जरूरी था, पर आज क्या लिखा है? अगर आपको कई सालों तक भी डेटा मेंटेन करना है, यू कैन स्टोर रिटेन डेटा इन व्हाट, विच फॉर्म? ई फॉर्म। एग्जाम्पल,
नहीं, अगर आपको रिटर्न करना है कर सकते हो इनकम टैक्स के हिसाब से एंड ऑल दैट, पर 3 कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है। एक नंबर 1, उसका फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एक्सेसिबल टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और नंबर 3, उस डेटा के ऊपर आइडेंटिटी नजर आना चाहिए कि कौन सी ब्रांच का है, कौन से डेटा का है, कौन से साल का है, ऑल दैट, कौन से पीरियड का है, वो सब भी उसमें होना चाहिए। अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा सेक्शन नंबर 7A से, ऑडिट करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशन फिजिकल डेटा के ऑडिट के थे, वही रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के भी ऑडिट के लिए होते हैं। देखो, पहले फिजिकल किताबों में अकाउंट्स था, अब टैली में आए, इसका यह मतलब नहीं कि अब ऑडिट करने का मुद्दा चेंज हो गया। जो रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल फॉर फिजिकल डेटा ऑडिट विल रिमेन एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा ऑडिट। 6A में भूल गया था, 6A में लिखा है, अगर आप कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो और कोई भी इंडिविजुअल है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सर्विस देना चाहती तो दे सकती है, प्रोवाइडेड वो सर्विसेज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान्यता दी होगी। मैं चरस गांजा बेचूंगा या कॉलगर्ल्स का धंधा करूंगा ऑनलाइन बिजनेस बोल के, तो मैं नहीं चल सकता हूं, बिकॉज वो गवर्नमेंट ने मान्यता दिया हुआ धंधा नहीं है। आप ऑनलाइन सारे बिजनेस कर सकते हो, पर वही बिजनेस जो डी लिस्ट नहीं किए हुए, जो नेगेटिव लिस्ट में नहीं है। अगला सवाल मैं डालूंगा क्वेश्चन नंबर 8 से, सेक्शन नंबर 8 से क्या लिखा है यहां पे, अगर कल से कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी कुछ बातें अगर आप तक पहुंचाना है, क्या वो भी ये सारी बातें अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में डालेंगे तो उसका उतना ही असर होगा जैसे आपके घर पे उन्होंने लिख कर भेजा होगा। मतलब कल से के अमेंडमेंट्स आते हैं, अगर वो इंटरनेट पर और वेबसाइट पर लिखे हैं तो मतलब उसका इफेक्ट उतना ही है। अगला सवाल है सेक्शन नंबर 9 से, नोबडी कैन फोर्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू एक्सेप्ट डेटा इन व्हाट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब कल तक के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बोलेंगे हमको ई फॉर्म में नहीं एक्सेप्ट करना है, तो आप उनको फोर्स इंसिस्ट नहीं कर सकते हो। सेक्शन नंबर 10 की बात करूंगा। आज सभी जानते हो, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल्स बनाने की ताकत होती है कोई भी लॉ में, तो डिजिटल सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, कैसा अफिक्स होना चाहिए, कैसा यूज करना चाहिए, उसकी सिक्योरिटी क्या होना चाहिए, या डिजिटल सिग्नेचर लाने के लिए क्या क्या पेपर्स की जरूरत होती है, वो सारे रूल्स बनाने का अधिकार भी सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया हुआ है। इस चैप्टर को चालू होने से पहले मैंने आपको समझाया नहीं कि चैप्टर को पूछते कैसे। एक क्वेश्चन साइबर लॉ का तो होता ही है, फिर बाद में एक ऑडिट का होता है, और दूसरा कौन सा होता है वो हमने स्टैंडर्ड्स देखे। तो एक क्वेश्चन ऑडिट का, एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड का, और एक क्वेश्चन साइबर लॉ से। कभी कभी ऐसा होता 3 क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन पूछते हैं, पर ऐसा नहीं होगा साइबर लॉ के ही 2 क्वेश्चन आ गए, और ऐसा नहीं होगा स्टैंडर्ड के 2 क्वेश्चन है। 3 घराने हैं, तीनों में से एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 भी आ सकते हैं, मतलब 12 मार्क्स के लिए तो कंफर्म आता है। अगला सवाल है सेक्शन नंबर 10A से, अगर किसी ने ईमेल के फॉर्म में भी अगर आपको भेजा होगा कि ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आपने उसका रिप्लाई बोल दिया हाँ मुझे मंजूर है, तो उसके उतनी ही इज्जत है जैसे कि वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन नंबर 14 की बात करेंगे कि डेटा सिक्योर कब मानते हैं। इनक्रिप्शन से लेकर डिक्रिप्शन का तो जो पीरियड होता है उसको ही बोलते हैं सिक्योर डेटा पीरियड। सेक्शन 15 की बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कब हम लोग मानते हैं कि सिक्योर है, जब सिग्नेटरी हैज एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑन द सिग्नेचर एट द टाइम ऑफ व्हाट साइनिंग। साइनिंग करते समय जो सिग्नेटरी होता है अगर उसका एक्सक्लूसिव कंट्रोल है और सेक्शन 16 के जो रूल्स दिए उसको भी फॉलो किया है, तो समझ जाना उसकी सिग्नेचर सिक्योर्ड है। अब मैं पढ़ूंगा सेक्शन नंबर 43। 43 में वो सारी चीजें हैं जिसको पहली बार दुनिया ने ऑफेंस माना है, वरना इन सारी चीजों को ऑफेंस नहीं माना जाता। ऑफेंस किसको बोलते मालूम है? कौन सी चीजों को ऑफेंस? जैसे किसी का डेटा कॉपी करना, डिलीट करना, डिस्ट्रक्ट करना, असिस्ट करना, किसी को प्रोवोक करना, हैकिंग करना, डेटा थेफ्ट करना, किसी की चीजें कोई किसी का कंप्यूटर उसको ही अवेलेबल नहीं होने देना, हैकिंग करना, या फिर आप बोलते हैं कि डिनायल ऑफ सर्विस करना। ये सारी चीजों को हमने क्या माना है? ऑफेंसेस। अगर मान लीजिए ये सेक्शन नहीं होता तो कल चल के आपके डेटा को कोई कॉपी करता है या डिस्ट्रक्ट करता है तो आप उसको बोल ही नहीं पाते कि वो ऑफेंस है। मतलब सेक्शन 43 का होना बहुत जरूरी है। पर जो 43 में गलत काम होते हैं उसकी सजा सेक्शन 66 में मिलती है। अगला सवाल यह है आपके सामने 43A। हर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने अपने कस्टमर का डेटा प्रोटेक्ट करना चाहिए। कस्टमर का डेटा प्रोटेक्ट नहीं होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इज्जत लूटी जाएगी। सेक्शन 44 की बात करेंगे, 1.5 लाख रुपए देना पड़ेगा। अगर आपको मांगा गया और आपने उनको दिया नहीं तो आपको 1.5 लाख रुपए तक की फाइन होगी। और अगर उन्होंने आपको ड्यू डेट दी थी और वो ड्यू डेट पे आपने सबमिट नहीं किया तो 5,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ले लेंगे। और आपको बुक्स मेंटेन करना थे, बोल रहे नहीं है?
अगर वो बुक्स मेंटेन करना थे, पर आप बुक्स मेंटेन ही नहीं कर पाए, बोल रहे नहीं, तो आपको 10,000 रुपए प्रतिदिन का फाइन लग सकता है। मैं सेक्शन 45 की बात कर लेता हूं। क्या था 45? वो कुछ था ना, जिसका कोई भी नहीं है उसका सेक्शन 45 है। इसका मतलब इफ द एनी प्रोविजन वेयर द अमाउंट ऑफ फाइन इज नॉट डिफाइंड, देन फाइन अमाउंट विल नॉट बी मोर देन 25,000। अगर मैं 66 तो पढ़ा है आपको, 66A पता होगा नहीं है अब दुनिया में। और सेक्शन 66B की बात करता हूं, चोरी की गुड्स बाय करने वाला भी चोर होता है। 66C की बात करता हूं, किसी के आइडेंटिटी का थेफ्ट करने वाला, मतलब पासवर्ड्स या थंब प्रिंट वो चुराने वाला या डिजिटल सिग्नेचर वाला चुराने वाला भी इंसान चोर माना जाता है। उसकी सजा होती है सेक्शन 66C में। सेक्शन 66D में कंप्यूटर या कंप्यूटर डिवाइसेस को यूज करके अगर आपने किसको चीट किया, जैसे एग्जांपल औरंगाबाद के हौले अंकल थे, उनको किसी ने 5 लाख रुपए का चूना लगाया, चीट किया उनके साथ में, तो इंसान जिसने चीट किया था उसको सेक्शन 66D में सजा हो सकती है। प्राइवेट एरिया के फोटो निकालना किसी को बगैर पूछे, उसकी सजा होती है सेक्शन 66E में। और साइबर टेररिज्म कर रहे हो, भारत को नष्ट करने का, भारत की सोसाइटी को या भारत के समाज को बर्बाद करने का कोई आईटी का यूज करके आपने कुछ काम किया होगा, तो उसकी सजा हो सकती है सेक्शन 66F में, उम्र कैद की सजा। सेक्शन 67 में लिखा है, बोलो क्या लिखा था? सेक्शन 67 में ऑब्सीन के बारे में लिखा है, अगर आपने किसी के बारे में ऐसा लिख दिया जो डिस्गस्टिंग है, जो आपने बारे में इंसान सुनना पसंद नहीं कर सकता, जैसे आपने बोल दिया ये लड़की कॉल कर ले और उसको फेसबुक पे पेज बना दिया, तो लड़की के ऊपर जो बीतेगा वो सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं है, पर वो क्या है? ऑब्सीन चीज है, जिसकी सजा सेक्शन 67 में होगी। सेक्शन 67A इज अबाउट व्हाट? द सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एक्टिविटी। किसी के आपने एक तो उसको वीडियो बनाया होगा या ट्रांसमिट किया होगा या उसको पब्लिश किया होगा, मतलब सेक्सुअल वीडियो बना लिया आपने किसी ने बगैर पूछे, उसको फेसबुक पे डाल दिया, पब्लिश कर दिया, या फिर किसी का MMS बना के भेज दिया, या किसी का वीडियो कैप्चर किया, तो ऐसे समय पे उस इंसान को सजा होगी सेक्शन 67A में। और B में क्या लिखा है? कोई बच्चों को आपने जरिया बना के उनकी सेक्सुअल वीडियो निकाले, या उनको तो कैसा, बच्चों के लिए तो मामला और भी सेंसिटिव है, अगर उनको आपने अगर स्टिकर भी भेज दिया या उनको नॉनवेज SMS, आज के बाद में किसी बच्चे को अगर आपने नॉनवेज SMS भी भेजा ना, तो आपको सेक्शन 67B में सजा हो सकती है। फिर से एक बच्चा मुझे पूछता है, अगर किसी छोटे बच्चे ने अगर हमको नॉनवेज भेजा तो वो चलेगा क्योंकि वो नादान है। आपने नहीं करना, आज के बाद में छोटा बच्चा कुछ भी करे तो चलेगा। बड़े बच्चे ने छोटे बच्चों को फंसाया, और छोटा कब तक होता है वो? मतलब सोचिए, जो कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना आजकल, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वो भी छोटे नाबालिग, अगर उसने अगर मान लो फर्स्ट ईयर के लड़की ने, CPT के लड़के ने CA फाइनल वाले लड़कों को कुछ भेजा तो चलेगा। अरे पर फाइनल वाले ने, बाबू ने कुछ भेजा फिर नहीं चलेगा, फिर तो आपको 67B आड़े हाथ लेगा। देवी और सज्जनों, कानून है। सेक्शन 67C की बात करता हूं। आज सभी जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं। अगर एयरटेल जैसे कंपनी और जो सारे जियो जैसे कंपनी है, इनको बोला है कि उन्होंने अपना डेटा क्या करना चाहिए? प्रिजर्व करना चाहिए। प्रिजर्व समझते हैं? प्रिजर्व मतलब उन्होंने कई सालों तक के उनके कॉल रिकॉर्ड्स को क्या करना चाहिए? प्रिजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व, ताकि लोग तहकीकात कर सके। अगर ये लोग भी डेटा प्रिजर्व नहीं करेंगे तो कल चके किसकी मौत हो गई तो हम लोग कॉल लॉग्स ही नहीं है, तो उस इंसान तक, उस मुजरिम तक कैसे पहुंच पाएंगे? सेक्शन 68 यूजलेस है। सेक्शन 69 की बात करता हूं मैं। 69 की बात करता हूं मैं। 69 मालूम है क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है, कोई भी डेटा इधर से उधर जा रहा होगा तो उसको इंटरसेप्ट कर सकता है, उसको देख सकता है। अगर मान लो कोई वो है, टेररिस्ट है, सस्पेक्टेड है, वो इधर से उधर कुछ डेटा भेज रहा है, बोलो ना, नहीं उनको लगता है टेररिस्ट हो, तो उसके डेटा को देख भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं। पर मान लीजिए मैं कर रहा हूं ये, तो मेरे को 43 में सजा मिलेंगी क्योंकि मैं गवर्नमेंट हो गया। सेक्शन 69A की बात कर रहे हैं। आज तक हो या यूट्यूब हो या फेसबुक हो, अगर इनको भारत सरकार ने कह दिया होगा कि ये वीडियो मत दिखाओ भाई, ये अच्छा नहीं। जैसे शिवाजी महाराज का कोई गंदा पोस्टर बनाया था पीछे और फेसबुक वालों को बोल दिया, तो फेसबुक वालों ने इज्जत से निकाल दिया उसको। वो क्या करते, उसको कंट्रोल ऑल करते, डिलीट करते।
तो फिर वो फोटो दिखता ही नहीं उधर। तो भारत सरकार कल चल के कुछ भी बोलेंगे मोदी जी, ये नहीं चाहिए हमको, ये बहुत वाहियात लिखा हो जो भी, या फिर कोई ऐसा इमेज जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े लगा रहा हो, तो फिर किसकी इज्जत है इसमें? गवर्नमेंट जिनको भी बोलेगा उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट में इसको हटाना चाहिए। अब सेक्शन 69 मैं किसकी बात कर रहा था? बी की बात कर रहा हूं। बी में क्या लिखा है? भारत में साइबर को सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए अगर भारत के अंदर कोई भी साइबर का अथॉरिटी आपके घर पे आके अपने लैपटॉप को, अपने सिक्योरिटी को, सर्वर को चेक करना चाहता है, तो आपने बोला आओ सब आओ, चाय पानी भी देंगे, आइए चेक करिए। आपने उनको प्रतिकार नहीं करना चाहिए, आपने उनको इनकार नहीं, नहीं मेरे लैपटॉप कैसे टच किया। वो गवर्नमेंट और पुलिस, अगर उनको लगता है कि अगर अपना लैपटॉप चेक करना चाहिए तो फिर चेक करना चाहिए। आप उनके बीच में बैरियर नहीं बन सकते, अगर बैरियर बनेंगे तो फिर सजा होगी। सेक्शन 70 की बात करूंगा, इसमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई। भारत में नवरत्न जो है वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में एनएससी बीएससी आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है। ये इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का प्रोटेक्शन, आईआरसीटीसी ये सब आपको पता नहीं, एनएससी बीएससी बहुत क्रिटिकल है। तो अगर आपने इनमें से किसी को हैक किया तो अब की बार सजा 10 साल की होगी। पर मान लीजिए स्वप्निल पाटनी की वेबसाइट को हैक किया तो सेक्शन 43, 66 लगेगा, सिर्फ 3 साल की सजा होगी। तो इसलिए आपको समझा सेक्शन अलग से डिफाइन क्यों किया, बिकॉज इसमें वो चीजें जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर मैं जानूंगा 70B की 70A, ये है नेशनल नोडल एजेंसी। इसका मतलब क्या है? एक एजेंसी बनाया है जो इन सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 9 वेबसाइट्स थी ना, उन सबका प्रोटेक्शन करने का जिम्मा इस नेशनल नोडल एजेंसी ने उठाया। तो नेशनल नोडल एजेंसी इज देयर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ व्हाट? ऑल दी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बताओ इमरजेंसी रिस्पांस टीम क्या होता है? इमरजेंसी रिस्पांस टीम क्या करती है? इस पूरे भारत देश में जो जो थ्रेट्स आने वाले होंगे उसको प्रेडिक्ट करती है, और जो जो थ्रेट्स आएंगे, बोलो ना, वो आने से पहले ही लोगों को अवेयरनेस करती है, लोगों को इन्फॉर्म करती है, कोऑर्डिनेट करती है, ताकि लोगों ये इस थ्रेट से बचे। आगे 71 की बात करता हूं। अगर डिजिटल सिग्नेचर लाने के लिए या लाइसेंस को पाने के लिए अगर आपने झूठे डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे या सच को छुपाया होगा तो आपको सजा मिलेगी 71 में। और अगर मैं 72 की बात करूंगा तो अगर कोई भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी और कोई भी पुलिस है, अगर इनको अथॉरिटी दी है और इन्होंने अथॉरिटी का मिसयूज करके मेरे ही लैपटॉप का डेटा मेरे कंप्यूटर को दे दिया, तो ऐसे को तो माफ नहीं करेंगे, 72 में सजा मिलेगी। और 72A में क्या है? सपोज मेरा कोई फ्रेंचाइजी वाला है, मेरे लेक्चर लीकेज करने में मदद कर रहा है, तो क्या वो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि उसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, तो उसको सजा मिलेंगे 72A में। 73, 74 पढ़ो मत, इंपॉर्टेंट नहीं। और अगर मैं 75 की बात करूं तो क्या है? स्कोप। ये एक्ट पूरे भारत में इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर एप्लीकेबल है। हाउएवर एनी एक्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी लोकेशन which has been committed against the system which is located in India or they are using the network of India will also be covered under what? साइबर लॉ। मतलब चाइना के किसी इंसान ने पूना के किसी कंप्यूटर्स के ऊपर हैक किया तो वो भी साइबर लॉ में कवर होगा। अगला सवाल, अगर मान लीजिए 76 की बात करता हूं मैंने अगर आपकी कंप्यूटर को हैक किया बाय यूजिंग माय कंप्यूटर, मैं तो अंदर जाऊंगा ही। सेक्शन 76 में मेरे लैपटॉप को भी कॉन्फिस्केट किया जाएगा। पर अगर मैं ये प्रूव करने में कामयाब हो गया कि आई वॉज इन्वॉल्व बट आई वॉज नॉट यूजिंग माई कंप्यूटर, तो इस केस में मैं अंदर जाऊंगा, मेरे लैपटॉप बाहर आ जाएंगे। 79 में क्या बात करेंगे? इंटरमीडिएट्स आर नॉट लायबल फॉर पनिशमेंट। इसका मतलब क्या होता है? क्या इंटरमीडिएट्स? देखो भाई, ये जो साइबर कैफे वाले लोग हैं, ये जीमेल वाले लोग हैं, एयरटेल वाले लोग हैं, जियो वाले हैं। कल से मैंने जियो को लेकर आपसे कंप्यूटर हैक किया तो जिम्मेदार मैं रहूंगा, जियो नहीं। मैंने साइबर कैफे का यूज करके आपको हैक किया तो जिम्मेदार मैं हूं। पर साइबर कैफे वाला भी जिम्मेदार हो सकता है अगर उसने मुझे उचकाया होगा, कर ले क्या बचा जिंदगी में, या फिर मैं कर रहा नहीं था वो मुझे हेल्प कर रहा है, या फिर वो मुझे ही दिशा दिखा रहा है, या मुझे ही आपकी ईमेल आईडी बता रहा है, कर ले जिंदगी ना मिले दोबारा, वो मुझे प्रोवोक कर रहा है। या फिर हो सकता है मैंने ठीक काम किया होगा, उसने ही ये डेटा को चेंज करके भेजा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे केस में इंटरमीडिएट्स विल आल्सो बी लायबल फॉर पनिशमेंट। देखो, प्राइमा फेसी कोई भी इंटरमीडिएट लायबल फॉर पनिशमेंट होती है, पर ऐसा अगर करते हैं तो होती है। सेक्शन आपको 80 पता होगा। कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर जो रैंक 1 इंस्पेक्टर होता है वो किसी भी जगह पे घुसकर किसी को भी अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, पर पब्लिक प्लेस से। पर अगर प्राइवेट प्लेस से उसके घर से उठाएंगा तो उसको वारंट होना जरूरी है।
पर ये ऐसा एक्ट है जहां पे कमिटेड के बाद नहीं, अबाउट टू कमिट को भी पकड़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, इस एक्ट में लिखा है कि जिसको आपने धो रहे, जो पुलिस जिसको धोता है, मारता है, वो आदमी सिर्फ इतना तो पूछ सकता है कि आखिर मुझे मारा है, पर आखिर मुझे मारते क्यों, उतना तो पूछ ही सकता है। अगला सवाल मैं पूछूंगा 81 में, आपको सभी को पता है हमेशा जीत साइबर लॉ की होगी। अगर दो अलग अलग, जैसे आईपीसी बोल रहा है कि 2 साल की सजा होगी और साइबर लॉ कहता है 6 साल की सजा होगी, तो जीत हमेशा साइबर लॉ की होगी। पर एक्सेप्शन है दो, कॉपीराइट एंड पेटेंट के केस में जीत कॉपीराइट और पेटेंट की होती, साइबर लॉ की नहीं होती। 81A एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नहीं है। 84B की बात करेंगे, अबेटमेंट। अगर मान लीजिए मैंने किसी को गलत काम करने को उकसाया होगा और उसने गलत काम कर दिया है, तो बोलो ना, उसको जितनी सजा होगी उतनी मुझे भी होंगी। अगर मान लीजिए मैंने आपको उकसाया, तू कर ले क्या बचा है, तो मैंने आपको बोला, आपने कर डाला, तो आपको जितनी सजा हो रही ना उतनी मुझे भी होगी। पर मान लीजिए कभी 84C में लिखा है अटेम्प्ट टू कमिट, इसका मतलब समझते हो? अटेम्प्ट टू कमिट मतलब मैं हैकिंग कर रहा था पर हैकिंग सक्सेसफुल नहीं हुआ, उस केस में जानते हो क्या होगा? मतलब अगर हैकिंग करने की सजा 3 साल की है और 2 लाख रुपए जुर्माना है, तो 3 साल के बदले में मुझे 1.5 साल मिलेंगे, पर जुर्माना पूरा भरना पड़ेगा। वापस से बोलता हूं, अगर मान लीजिए अटेम्प्ट टू कमिट हुआ, मतलब क्या हुआ? अटेम्प्ट टू कमिट मतलब वो चीज हो ही नहीं, पर उसकी सजा उतनी मिलेगी जैसे वो पूरा हो गया। पर फाइन में नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं, उसकी सजा आधी मिलेंगी। मतलब अगर हैकिंग करने से 3 साल होंगी, तो अटेम्प्ट टू हैकिंग से 1.5 साल की मिलेगी, और पर फाइन पूरी देना पड़ेगी। अगला सवाल 85, अगर मान लीजिए विशाल बन गया मल्लिका के एम्प्लॉय और विशाल ने कर दिया गंदा काम, अंदर कौन जाएगी? मल्लिका। क्यों? सपोज मल्लिका लिमिटेड है और विशाल वॉज एन एम्प्लॉय, विशाल हैज डन समथिंग रॉन्ग, तो फिर भी कौन अंदर जाएगा? जो कंपनी का इंचार्ज है मल्लिका। पर मल्लिका प्रूव कर देगी साहब ये आदमी गलत है, मुझे मालूम नहीं था, आई वॉज कंप्लीटली अनअवेयर, तो विशाल अंदर जाएगा। पर विशाल बोलेगा नहीं नहीं साहब, इसको सब कुछ मालूम था, इसने बोला कर ले, इसने बोला इसलिए मैंने किया, ये मैं कर रहा था तब उसने रोका ही नहीं मुझे। तो मतलब फिर इस केस में दोनों को अंदर भेजेंगे, बिकॉज विशाल भी उतना ही गुनहगार है जितनी कि मल्लिका देवी। भाई और बहनों, साइबर लॉ हो गया, इस चैप्टर का साइबर लॉ हो गया। इस चैप्टर में क्या क्या हुआ? अभी स्टैंडर्ड हो गया, इस चैप्टर में साइबर फोरेंसिक हो गया, इस चैप्टर का एक ही पॉइंट बचा जिसका नाम है ऑडिट। बताओ इन तीनों का ही नाम ऑडिट में क्यों है? आपको चैप्टर समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अरे कम ऑन एवरीबॉडी, साइबर लॉ के सेक्शन याद आ रहे थे कि नहीं? साइबर लॉ कितना इजी है। चलो मैं आपको कुछ सवाल पूछ लो साइबर लॉ के ऊपर, आपको इजी लगता है ना साइबर लॉ? चलो 2-3 सवाल मैं पूछता हूं। जिसका अमाउंट ऑफ फाइन डिफाइंड नहीं, तो अमाउंट कितना होना चाहिए? अच्छा देखो, अबाउट टू कमिट को भी पुलिस उड़ा सकती है क्या? हमेशा साइबर लॉ की जीत होगी, एक्सेप्ट पेटेंट कॉपीराइट। ये मैंने आप बोल रहे हो। अगर क्या मैं चाहता हूं तो कि मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी डेटा को रिटर्न कर सकता हूं क्या मैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज कर सकता हूं? क्या मैं ईमेल के ऊपर भेजा हुए कॉन्ट्रैक्ट को भी कॉन्ट्रैक्ट मान सकता हूं? 43 के सेक्शन की सजा कहां होती है? चोर 66 में बोलना, चोरी करने वाला चोर है क्या? चोरी के गुड्स बाय करने वाला भी गुनहगार है? है ना, दोनों भी है। अगला सवाल, इंटरमीडिएट लायबल फॉर पनिशमेंट है क्या? पहली बात तो नहीं है, पर हो सकते हैं अगर वो उन्होंने कुछ तो काम किया होगा। पुलिस जब पकड़ने जाता है वो कौन सी कैटेगरी का होना चाहिए? रैंक 1। विशाल ने गलत काम किया, मल्लिका अंदर जाएगी या विशाल? पहले मल्लिका और मल्लिका ने प्रूव कर दिया तो विशाल, और विशाल ने प्रूव कर दिया तो दोनों। अगर मान लीजिए किसी को आपने उकसाया, गलत काम कर ले, तो उसको जितनी सजा होगी सेम टू सेम मुझे भी होगी। आपने बच्चों को नॉनवेज एसएमएस किया, अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे या नहीं जाएंगे? मान लो उसने जो मैसेज भेजा आपने उसका वही मैसेज वापस कॉपी पेस्ट किया, अरे उसने भेजा वो नादान थी, तू बाबा ढोकले मेरा कहने का मतलब भाई और बहनों, डेटा सिक्योर्ड कब होता है? अरे बोलो ना, एन्क्रिप्शन से लेके डिजिटल सिग्नेचर सिक्योर्ड कब होती है? जस्ट सिग्नेटरी हैज व्हाट एक्सक्लूसिव कंट्रोल एट द टाइम ऑफ साइनिंग द डेटा। याद है?
चलो मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या मैंने किसी के पासवर्ड चुराया, क्या वो भी चोरी है? किसी का डीएससी चुराया, वो भी चोरी है? सब आता है आपको, आपसे मजे लेते हो। मैं एक बात पूछूंगा, मैं आप बताओ ना, मैंने नवरत्न में से किसी का एनएससी बीएससी का वेबसाइट हैक कर लिया, 14 साल की सजा है, 10 साल की। क्या देश को भंग करने के लिए, देश की इज्जत लूटने के लिए, अखंडता इज्जत अपने देश की बर्बाद हुई, इसको क्या नाम देता हूं मैं? साइबर टेररिज्म। कितनी साल की सजा होती है? लाइफ टाइम की सजा हो सकती है। देखो साइबर लॉ आपको आता है, अगर मैं ऐसे 402 पूछूंगा तो क्या होता है? इट इज द ऑडिट शुड बी डन बाय ऑडिटर। किसका? सिर्फ यूजर ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, सर्विस का। मुझे और एक बात पूछना होगी, ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड है जो चेक करता है सर्विस ओरिएंटेड आईटी अच्छा होना चाहिए? आईटीएल। 5 बुक्स का नाम बोलिए। सर्विस स्ट्रैटेजी, सर्विस डिजाइन, सर्विस स्ट्रैटेजी, सर्विस डिजाइन, ट्रांजिशन, ऑपरेशन एंड व्हाट? ISO is the standard which is there to define about IT governance or security only. If you are having ISO, it means you can think for what? Confidentiality, integrity and what? Availability. अगला सवाल है आपके लिए, एक साइबर फोरेंसिक डिपार्टमेंट है। साइबर फोरेंसिक डिपार्टमेंट क्या होता है? ये खुद लड़ते हैं या इनके पास में दे आर हैविंग साइंटिफिक टूल टू गैदर इलेक्ट्रॉनिक, मतलब बाय यूजिंग एविडेंसेस दे कैन, दे फाइट और दे डोंट फाइट, दे जस्ट जनरेट एविडेंसेस और वो एविडेंस की बुनियाद पर हम लोग जैसे लोग फाइट करते हैं। एक सवाल, कोविड और आईएसओ कौन सा आईटी गवर्नेंस के बारे में? कोविड। कौन सा सिक्योरिटी के बारे में? आईटी गवर्नेंस बड़ा है या कॉर्पोरेट गवर्नेंस? एक सवाल, कोसो बड़ा है या कोविड? कोसो। कैसा कौन सा स्टैंडर्ड है जो सर्विस ओरिएंटेड आईटी के बारे में बात करता है? आईटीएल। ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड बोलता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को भी चेक करो? ऐसे 402 बोला ना, ठीक है। अब सिर्फ हमें क्या करना है? ऑडिट करना है, बस आखिरी के 5 मिनट खत्म हो जाएगा। सो दोस्तों, ये 3 ही ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ऑडिट करना बहुत कंपल्सरी। बताओ, ये तीनों में क्या कॉमन चीज है? तीनों के अंदर आईटी का इस्तेमाल तो हुआ ही है, पर तीनों के अंदर एक बात है, तीनों भी बर्बाद हुई। बर्बाद वो नहीं होंगे, बर्बाद आम जनता हो। जैसे बैंक बर्बाद हुई, आम जनता। जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो या स्टॉक एक्सचेंज बर्बाद हुआ, तो भारत का आम आदमी बर्बाद हो जाए। भाई और बहनों, देखो वैसे तो फ्लिपकार्ट में भी आईटी यूज होता है, वैसे तो बीएसएनएल में भी और एयरटेल में भी आईटी यूज होता है, पर इनको कंपलसरी नहीं किया गया बिकॉज ये बर्बाद होंगे, आम आदमी बर्बाद नहीं होगा। अगर भारत की बैंक चले गई तो आम आदमी बहुत गड्ढे में जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसीलिए इन तीनों में कॉमन बात है, इनके अंदर आईटी तो है ही, पर यहां पे पब्लिक का स्टेक इन्वॉल्व है, इसलिए इनको ऑडिट करना बहुत जरूरी है। चलो बताओ बच्चों, एक बैंक को ऑडिट करना कौन सा जरूरी है? अरे बैंक ऑडिट तो बहुत जरूरी है, पर बैंक को सिस्टम ऑडिट भी करना जरूरी है। पहली बात तो एक बात बताओ, बैंक के अंदर ये जो कंट्रोल लगाए हुए हैं उसमें क्या लिखा है? ध्यान से पढ़ना, इन तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। क्या लिखा है सबसे पहले बताओ? बैंक में कहते हैं, बैंक का ऑपरेटर मतलब बैंक की जो आंटी होती है, और बैंक के जो पीछे है वो जो सॉफ्टवेयर में चेंज करने वाले लोग होते हैं, वो अलग होना चाहिए। अगर बैंक के आंटी को ये चांस मिल गया तो बैंक के जब भी रिश्तेदार आएंगे, आंटी के रिश्तेदार आएंगे, तो आंटी उसमें चेंजेस कर सकती है। दूसरी बात क्या लिखे है कि हर साल में एनुअल रिव्यू होना चाहिए कि उनका कंट्रोल सही है क्या नहीं। 3 साल के अंदर एक बार क्वालिटी एश्योरेंस का चेकिंग होना चाहिए, यह भी कंट्रोल में लिखा हुआ है। चौथी बात क्या लिखा है? नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर में, बैंक के सॉफ्टवेयर में जब भी चेंज करना है तो चेंज फॉर्मल प्रोसेस से होना चाहिए। और इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी बड़े लोग हैं, अगर आप कंट्रोल चाहते हो तो उनको जिम्मेदार बना दो, वो उस कंट्रोल झक मार के करेंगे। उसके बाद में एक लिखा था, कुछ और लिखा था ना, यूनिफॉर्मिटी और बीसीपी लिखा है। बताइए बीसीपी वाला पॉइंट क्यों आया यहाँ पे? बैंक चलती है सिर्फ कंटिन्यूटी की वजह से। चलो कोई बैंक में खराबी आ गई, किसी के कारण से 4-5 दिन बैंक बंद हो गई, तो लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर। एक बैंक और दूसरा हॉस्पिटल, इसकी बंद बर्दाश्त। आपका पेशेंट एडमिट है ना, बोले डॉक्टर स्ट्राइक पे गए, अरे ये चले गए ऊपर, तो सारे पेशेंट स्ट्राइक पे आ जाएंगे। अब भाइयों और बहनों,
कुछ चीजों का इस दुनिया में बंद होना गवारा नहीं, इसलिए बीसीपी होना जरूरी है। और अगला सवाल, अभी हमने क्या पढ़ा मालूम है? एक बात बताओ, ऑडिट करते समय वाई यू हैव टू नो अबाउट कंट्रोल्स? सर अगर मैं कंट्रोल चेक करने जा रहा हूं और मुझे कंट्रोल ही पता नहीं है तो मैं कंट्रोल क्या खाक चेक करूंगा? एक बात मैं कर लेता हूं, लगे हाथ। ऑडिटर कैसा होना चाहिए? ऑडिटर इंडिपेंडेंट, ऑडिटर शुड बी स्किल्ड, ऑडिटर ऐसा होना चाहिए जिसने बड़ी ब्रांच को चेक करना चाहिए, छोटी ब्रांचेस को नहीं। ऑडिटर ऐसा होना चाहिए जो बैंक के अंदर लगे हुए सारी क्रिटिकल चीजों को चेक करे, भले ही चिल्लर चीजों को ना चेक करे। ऑडिटर बैंक का ऐसा हो जिसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को चेक करना चाहिए, बिकॉज बैंक चलती ही सॉफ्टवेयर के द्वारा है, इसलिए एसडीएलसी को चेक करना जरूरी है। उसने पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू भी करना चाहिए। बैंक का जो ऑडिट करने वाला आदमी है उसने ऑडिट करते समय रेसिडुअल रिस्क को भी चेक करना चाहिए, एक्सेप्टेंस लेवल के ऊपर तो नहीं है कि ऐसा तो नहीं बैंक के बर्दाश्त करने से भी ज्यादा उसकी रिस्क बची हुई है। ये सब देखो इसके अंदर लिखा हुआ है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ऐसा हो सकता है, तीनों में से इधर उधर जा सकते हैं, एक बार अच्छे से देखना। और मैं आपको बता रहा हूं ये तीनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपने ऑडिट पढ़ लिया, कंट्रोल पढ़ लिया, एक बार ऑडिट के बारे में बताएंगे। ऑडिटर ने क्या चेक करना चाहिए? बड़ी और बड़ी ब्रांचेस, क्रिटिकल एरिया, इट शुड बी इंडिपेंडेंट, स्केल्ड, और उसने एसडीएलसी चेक करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए एंड ऑल दैट, है ना? वो सब लिखा। कंट्रोल करते समय क्या लिखा है? प्रोग्रामर अलग होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए। उसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस चेक करना चाहिए 3 साल में एक बार, एनुअल रिव्यू करना चाहिए, बीसीपी करना चाहिए। कंट्रोल में उन्होंने ये भी लिखा था कि वो होना चाहिए, बोर्ड को रिस्पॉन्सिबल बना दो, वहां पे बीसीपी लगा दो, ये सारी चीजें वहां पे थी। चलो एक बात मैं पूछूंगा, स्टॉक एक्सचेंज का ऑडिट कराना भी कंपलसरी है, चाहे वो पुणे स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, इनके मालिक वो है जिनका नाम है सेबी। सेबी कहता है आज भारत का कोई भी व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाता है, डरते नहीं हुए भी, निडर होकर यह आदमी खुलेआम पैसा लगाता है, सिर्फ एक ही बॉडी के ऊपर विश्वास रखकर। नाम तो सुना होगा सेबी। तो सेबी कहता है तुम जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जिस टेक्नोलॉजी की वजह से हजारों करोड़ के ट्रांजैक्शन, 1 लाख करोड़ के ट्रांजैक्शन एक दिन में एक सॉफ्टवेयर द्वारा हो रहे, तो आपको लगता नहीं जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर इतनी जिम्मेदारी है उसका एक्यूरेट होना, उसका रिलायबल होना, उसका कंप्लीट होना, उसका एरर फ्री होना, उसका हमेशा अवेलेबल रहना, दोस्तों जरूरी है क्या नहीं? इसलिए उसका ऑडिट कराना जरूरी है। तो बताओ सर उसका ऑडिट कब होता है? हर साल में होता है। ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? कर देना छोटी बात, स्टॉक एक्सचेंज। फिर ऑडिट रिपोर्ट किसको बना के देगा? नहीं, हाँ स्टॉक एक्सचेंज। फिर यह रिपोर्ट सेबी को भी जाएगा, फिर सेबी को नॉन कंप्लायंसेस के बारे में बताया जाएगा कि स्टॉक एक्सचेंज के पास में ये चीजें जो आपने कही थी वो नहीं है। फिर सेबी अल्टीमेटम देगा, 3 महीनों के अंदर ये ऑडिट का आया हुआ नॉन कंप्लायंट रिपोर्ट है, उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। आप सभी को पता होगा जब ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं तो ऑडिटर ने ऑडिट शुरू करने के 2 महीने पहले ही क्या मैं चेक करने वाला हूं और क्या नहीं चेक करूंगा, उसके बारे में स्कोप लिख के किसको भेजना चाहिए? सेबी को। इस तरह से ये ऑडिट के बारे में जानकारी थी। एक बात पूछो, ये क्वेश्चन को भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, सेबी का ऑडिटर जो होता है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज का ऑडिटर जो होता है, उसके पास में क्या कैलिबर होना चाहिए? एक कम से कम तो 3 साल का एक्सपीरियंस हो। वो 3 साल से ज्यादा का ऑडिट एक स्टॉक एक्सचेंज में नहीं कर सकता है। वो बायस नहीं होना चाहिए, किसी बोर्ड और डायरेक्टर का रिश्तेदार ना हो। इतना ही नहीं, उसके पास में स्टैंडर्ड अथवा कोबिट और सबका नॉलेज हो, उसके पास में सीसा जैसी डिग्री हो, और जितने पहले इसके वो थे, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज का इसने ऑडिट किया है, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज का पेंडिंग मैटर इसका ना हो। ये सब यहां पे लिखा है, ठीक है? बताएंगे वापस एक बार। 3 साल का एक्सपीरियंस हो, 3 साल में 3 साल से ज्यादा ऑडिट वो नहीं कर सकता। प्रोफेशनल डिग्री होना, कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, पुराने वाले स्टॉक एक्सचेंज का पेंडिंग मैटर। बताओ बच्चों, ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? स्टॉक एक्सचेंज। कितने महीने पहले उसके पास में डेटा जाएगा? 2 महीने पहले।
फिर उसका रिपोर्ट किसको जाएगा? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज किसको भेजेगा कि भाई ये जो नॉन कंप्लायंस जो है वो क्यों है? फिर सेबी क्या बोलेगा? 3 महीने के अंदर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। दोस्तों बताएंगे, जवाब दे दो जल्दी से। मैं ऑडिट एक कंट्रोल की बात करता हूं। बैंक के अंदर 6 कंट्रोल लगाना जरूरी है। ऑपरेटर अलग होना चाहिए, प्रोग्रामर अलग होना चाहिए, 3 साल में एक बार क्यूए होना चाहिए, एनुअल रिव्यू होना चाहिए, बीसीपी होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबल बना दो। और लिखा था ना यहाँ पे, चेंज करना तो फॉर्मल प्रोसेस होना जरूरी है। और बैंक का जब ऑडिट होता है तो ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, बड़ी ब्रांचेस को चेक करे, क्रिटिकल एरिया को चेक करे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को चेक करे। ये हमने बैंक के। इंश्योरेंस आपका होमवर्क है। पर आपको ये समझना होगा, इस चैप्टर को देखोगे तो 3 बच्चे पैदा होते हैं। एक ऑडिट बच्चा जिसमें 3 बच्चे हो, तीनों में से कोई भी एक कर सकते। स्टैंडर्ड में भी 3 बच्चे हो, ऐसे 402, आईटीएल, आईएसओ, वो भी कितना इजी है। फिर वो साइबर फोरेंसिक डिपार्टमेंट तो बहुत ही इजी है। और एक साइबर लॉ मेजर बच्चा है जिसमें सेक्शन है। तो मुझे लगता है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट चैप्टर, जो पढ़ के भी बहुत जल्दी से समझता भी है ना। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। आपका पेपर कैसे गया मुझे जरूर एसएमएस द्वारा इन्फॉर्म करिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे फेसबुक पेज पर आते रहेगा। मेरे फेसबुक पेज का नाम है सीए स्वप्निल पाटनी। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। आप जिंदगी में बहुत अच्छा करिए। मेरे बहुत बहुत दुआएं आपके साथ में होगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप इसी अटेम्प्ट में पास हो जाए। अगली बार इस जगह पे मुझे अपना चेहरा ना दिखा। 6 महीनों के बाद में मैं भगवान को बोलूंगा इनका चेहरा मुझे वापस। देखो कैसी प्रार्थना कर रहा हूं। दोगलो ये प्रार्थना रंग लाना चाहिए। 6 महीनों के बाद में आपका चेहरा मुझे ना दिखाए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और वो लेक्चर आप देख रहे हो चैप्टर नंबर 2 और 4, और जो आधा घंटा जो कैसे लिखना है उसका भी लेक्चर आप देख रहे हो, है ना। हाउ टू राइट, how to prepare before one day of examination for May 17, like that. Thank you, bye bye, take care, good night। हाँ अब गुड नाइट बोलना था मुझे।